हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम आज एमपी बैग 2 हिंदी साहित्य में यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत आज आत्मकथा को हल करेंगे। यूनिट नंबर 5 की आज हमारी तीसरी वीडियो है और आज की जो महामैराथन है इसमें हम थ्योरी प्लस वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन सभी आत्मकथा की आज खत्म करेंगे। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ और आत्मकथा के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आत्मकथा को पूरा कवर किया गया है। सभी कवियों की आत्मकथाएं आज इस वीडियो में कवर की जाएंगी। इसमें आपको पहले थ्योरी और थ्योरी के बाद सभी आत्मकथा के बारे में बताया जाएगा। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में पूरा आत्मकथा कवर किया गया है। एक बार आप वीडियो देखें, इसके बाद आपको आत्मकथा की जरूरत देखने की नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ही हमने सब जो कुछ है सब इसमें इसी में ही कवर किया गया है। तो आप लोग बने हैं हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल रट लें, क्योंकि यह जो आपके लिए सिलेक्शन करवा सकती है एक वीडियो। आइए देखते हैं आगे हम। तो आज स्टार्ट करते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें। आइए देखते हैं आत्मकथा। आत्मकथा में हम देखेंगे कि जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की संपूर्ण घटनाओं का क्रमशः विवरण स्वयं लिखता है तो ऐसी विधा आत्मकथा कहलाती है। तो आत्मकथा किसे कहते जान लें, तो आत्मकथा ऐसी कथा है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कहानी जो लिखे उसी को हम आत्मकथा कहते हैं। तो अपने बारे में लिखना ही आत्मकथा है, अपने ऊपर पूरी कहानी लिखना ही क्या है, आत्मकथा है। जन्म से लेकर आपकी जो आप जहां तक लिख रहे हैं वहां की जो कहानी है वो क्या है, आपकी आत्मकथा कहलाएगी। आगे है, किसी भी व्यक्ति की आत्मकथा से उसकी विचारधारा, दृष्टिकोण, युगीन परिस्थितियों का बोध होता है। इसलिए आत्मकथा आजकल ज्यादा चल रही है कि वो व्यक्ति क्या चाहता है, किस बारे में उसने चीजें लिखी हैं। आइए आगे हम देखते हैं कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास कृत किसने लिखी है, बनारसी दास जी ने लिखी है पहली आत्मकथा। तो बनारसी दास कृत है अध कथानक। कौन सी है, अध कथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। तो ये आपका पॉइंट इंपोर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे आप याद कर लें कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा क्या है। तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा है बनारसी दास कृत अध कथानक, हिंदी की पहली आत्मकथा है। अध कथानक में उन्होंने अपने जीवन के 55 वर्षों का सच्चा विवरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद दूसरी जो हम मान लेंगे वो है सत्यानंद अग्निहोत्री ने लिखी है। कौन सी है इनकी, इनकी है मुझमें देव जीवन का विकास। उसके बाद स्वामी दयानंद ने भी अपनी लिखी है। क्या है, कोई जब एक चीज लिख दे तो उसके बाद बहुत से लेखक उसको लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बनारसी दास ने लिखी है अध कथानक। उसके बाद जो लिखी है अपने सत्यानंद अग्निहोत्री ने मुझमें देव जीवन का विकास। उसके बाद जो लिखी है स्वामी दयानंद ने लिखी है, इनने लिखी है कि जीवन चरित्र नाम से, इस नाम से लिखी है जीवन चरित्र। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद ने अपनी संक्षिप्त आत्मकथा लिखी है जीवन सार के नाम से। तो मुंशी प्रेमचंद की क्या है, जीवन सार के नाम से लिखी गई है। और प्रसाद ने अपना आत्मकथ्य छायावादी शैली में प्रस्तुत किया है। और जो जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने अपना आत्मकथ्य कैसी भाषा में लिखा है, छायावादी शैली में लिखा है। आइए आगे हम देखते हैं। आगे है इसमें के बारे में कि जानकी देवी बजाज हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका है। याद रखना है कि जानकी देवी बजाज हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखक है। मेरी जीवन यात्रा 1956 कब है, मेरी जीवन यात्रा 1956 में उन्होंने अपने बचपन से लेकर पति की मृत्यु तक के जीवन की घटनाओं को निबंध किया है। तो उन्होंने क्या किया है, उनकी जो रचना, उनकी जो आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा 1956 में लिखी गई है। उन्होंने कब तक लिखी है, उन्होंने अपने बचपन से लेकर पति की मृत्यु तक आत्मकथा लिखी है। इसके बाद है मेरा जीवन प्रवाह में वियोगी हरि ने, किसने, वियोगी हरि ने परिनिष्कृष्ट भाषा शैली में अपना आत्मचरित्र प्रस्तुत किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मूलतः हिंदी में अपनी आत्मकथा सत्य की खोज लिखी थी। कौन सी लिखी है, सत्य की खोज लिखी थी। आगे देखें, बाबू गुलाब राय ने भी लिखी है। तो बाबू गुलाब राय ने मेरी असफलताएं आत्मकथा अपनी लिखी है। राहुल साक्यातन ने भी लिखी है। राहुल साक्यातन की है मेरी जीवन यात्रा। तो राहुल साक्यातन ने कौन सी लिखी है, मेरी जीवन यात्रा। अपने विद्रोही स्वभाव, यायावरी व्यति एवं विद्या व्यसन की चर्चा की है। इस पाल की आत्मकथा सिंहावलोकन।
कौन सी है? सिंहाविलोकन किसकी है? यशपाल की है। सिंहाविलोकन में अपने राजनीतिक विचारों की प्रमुखता है। तो आप देख रहे हैं किसने आत्मकथा किस बारे में लिखी है, ये भी इस वीडियो में आपके लिए कवर किया जा रहा है। आगे हम देखेंगे कि कमलेश्वर की आत्मकथा गर्दिश में दिन कौन सी है? गर्दिश में दिन किसकी है? कमलेश्वर की है। कब लिखी गई है? 1980 में लिखी गई है। इन्होंने गर्दिश में दिन, जो मैंने जियो जो मैंने जिया 1992, यादों का चिराग 1997 और जलती हुई नदी 1999 नामक 4 खंडों में प्रकाशित हुई। तो जो है इनकी कमलेश्वर की जो आत्मकथा है कितने खंडों में? 4 खंडों में जो है विभाजित हो गई है, 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। आगे है रामदर्श मिश्र की आत्मकथा जो है सहचर है समय। कौन सा? सहचर है समय 1991 में जो है लिखी गई आत्मकथा है। सहचर में समय में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण परिवेश से निकलकर संघर्ष के रास्ते पर अपने जीवन का लक्ष्य तलाश करने वाले एक साहित्यकार का पूरा जो है अनुभव संसार सागर जो है साकार हुआ है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। इनकी आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की बात हो रही है। 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर 1976, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुई। आगे ही देखते हैं। आगे है दलित लेखकों में मोहनदास नेमिष राय ने अपने अपने पिंजरे और ओम प्रकाश वाल्मीकि की है जूठन चरित्र जो है आत्मकथाएं लिखी गई हैं। तो जी इन्होंने लिखी हैं। आगे हम देखते हैं। आगे है हमारी कि तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा क्या है? 7 खंडों में प्रकाशित हुई है। किसकी? तस्लीमा नसरीन की। इनमें है मेरे बचपन के दिन, उत्ताल हवा, द्विखंडित, बे अंधेरे दिन, मुझे घर ले चलो, नहीं कहीं कुछ भी नहीं 2013 में, और निर्वासन 2017 में जो है लिखी गई आत्मकथाएं यहाँ पे हो जाएंगी। आगे है इसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र, भीष्म साहिनी, बाबू श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, विष्णु चंद्र शर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र और यशपाल आदि लेखकों ने भी अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। आगे हम आपको एक जो है सारणी के माध्यम से सभी जो है लेखकों की आत्मकथाएं आपको वहां पे कंप्लीट करा देंगे। यहाँ पे हम भाषा के माध्यम से और किसने किस बारे में लिखी है, उनके बारे में क्या क्या और चीजें हैं, सभी जो है यहाँ पे कवर की गई हैं। आगे प्रमुख आत्मकथाकार तथा उनकी आत्मकथाएं। तो प्रस्तुत प्रसंग में आत्मकथाकार तुलसी राम की आत्मकथा कौन सी है? मुर्दहीद सॉरी मुर्धैया मुर्धैया मन्नू भंडारी की एक कहानी। यह भी हरिवंश राय बच्चन की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, तथा रमणिका गुप्ता की है अपहुंदरी। जो है आत्मकथाएं इस वीडियो में जो है आगे हमने फुल जो है उन पर चर्चा की है। तो आइए देखते हैं हम तुलसीराम की मुर्धैया। तो इसमें देखेंगे डॉक्टर तुलसीराम द्वारा रचित आत्मकथा मुर्धैया में दलितों की जो है दलितों की पीड़ा को रेखांकित करने के साथ साथ अपने गांव धर्मपुर जी है आजमगढ़ में के जरिए उस समय के पूरे भारतीय जो भारतवर्ष में गांव को ही जो है चित्रित कर दिया है। तुलसीराम ने कहते हैं कि मेरे जो इसमें मेरा दर्द है। वे क्या कहते हैं? तुलसीराम कहते हैं इसमें मेरा दर्द है और मेरे समाज का दर्द है। मेरा पूरा जीवन ही मुर्दहिया मुर्दहिया यानी गांव का वह कोना जहां मुर्दे फूके जाते हैं। तो मुर्दहिया का मतलब क्या है? उनने जो अपनी आत्मकथा मुर्दहिया नाम से लिखी है। तो मुर्दहिया का मतलब है गांव के जहां पर मुर्दे फूके जाते हैं। मुर्दहिया यानी गांव का वह हिस्सा जहां मरे हुए जानवरों के चमड़े उतारे जाते हैं। तुलसीराम द्वारा अपनी आत्मकथा को मुर्दहिया नाम देना केवल एक शीर्षक मात्र नहीं, अपितु उनकी रचना की आत्मा है। आगे है मुर्दहिया आत्मकथा में गांव में घटित हर घटना को
अंधविश्वास से जोड़कर देखा जाता है। उल्का पिंड का रात में टूटने को भूत समझा जाता है। जब कोई उड़ता हुआ कौआ किसी को पैरों या चोंच से मार देता है तो उसे भी अपशकुन माना जाता है। बचपन में डॉक्टर तुलसीराम को चेचक निकल आने बा इसमें उनकी आंख चले जाने से घर वालों समेत सभी गांव वाले उन्हें अपशकुनी मानते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि तुलसीराम मुर्दैया आत्मकथा के माध्यम से पूरे भारतीय देहाती गांव में फैले अंधविश्वास को अपने जीवन के जरिए बताते हैं। गांव की दक्षिण दिशा में दलितों को रहने के लिए ब्राह्मणों, ठाकुरों आदि द्वारा विवश किया जाता है, क्योंकि एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी भी गांव की दक्षिण दिशा में ही सर्वप्रथम कोई आपदा या बीमारी आती है। आगे है, इस तरह धर्मपुर गांव अंधविश्वास में डूबा पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ दलित तुलसीराम ज्ञान हासिल करने के लिए परिवार और समाज की विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए 10वीं कक्षा में प्रथम आते हैं तथा एक होनहार विद्यार्थी के रूप में उनकी ख्याति पूरे गांव में जो है फैल जाती है। आइए आगे देखें। इस प्रकार कठिनाइयों का सामना करते हुए तुलसीराम कॉलेज में पहुंचते हैं और उनके ही एक दोस्त द्वारा उनके स्कॉलरशिप के 162 रुपए में से 81 रुपए चाकू की नोक पर लूट लेने से तुलसीराम समझ जाते हैं कि मानवीय मूल्यों पर पैसा जो है हावी हो गया है। जी, हम बात कर रहे हैं मुर्दैया की। और मुर्दैया आत्मकथा में वेदना, आक्रोश, उत्तेजना का उतावलापन नहीं है, किंतु इसमें सभी चीजों को बड़े बारीकियों से पेश किया गया है। तुलसीराम का चमड़ा और कनबा जैसे अपमानजनक जो है संबंधों से सूचित कहते हुए भी इन सभी रूढ़िवादी परिवेश के बीच से अपना रास्ता निकालते हुए ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना एक जो है प्रेरक प्रसंग के रूप में उभरा है। तो हमने बात कर ली है तुलसीराम के द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा मुर्दैया के बारे में। अब आइए देखते हैं आगे। हम आगे देखेंगे मनु भंडारी की है एक कहानी यह भी। तो मनु भंडारी ने एक कहानी यह भी में क्या चर्चा की है, आइए देखते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि एक कहानी यह भी मनु भंडारी द्वारा आत्मपरक शैली में लिखी हुई आत्मकथा है। कैसी शैली में? आत्मपरक शैली में लिखी गई है। इसमें लेखिका ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से यह बात समझाने का प्रयास किया है कि बालिकाओं को किस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। लेखिका ने अपने पिता से अपने वैचारिक मतभेद का भी इसमें चित्रण किया है। इसमें मन्नू भंडारी ने पारिवारिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी। आगे है, अपनी आत्मकथा में लेखिका ने अपने जीवन से जुड़े हुए व्यक्तियों व घटनाओं के बारे में उल्लेख किया है। इस आत्मकथा में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के साथ उनके पिता और उनकी कॉलेज की जो है प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष रूप से उभर कर आया है, जिसने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई है। आगे है कि लेखिका ने बड़े रोचकीय ढंग से एक साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों का वर्णन किया है। वर्ष 1946-47 की आजादी की आंधी में मन्नू जी ने भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आजादी की लड़ाई में जिस तरह से भागीदारी की, उससे उसका उत्साह, ओज और संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। इन सब घटनाओं के साथ साथ ही हो रहे अपने पिताजी के अंतर्विरोधी को भी लेखिका ने भली भांति उजागर किया है। आगे है, उपर्युक्त आत्मकथा की भाषा तथा शिल्प में सादगी है। कहानी के भावों के अनुरूप ही तत्सम तद्भव देशज शब्दों का समुचित प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पर कुछ अंग्रेजी व उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जिसमें भाषा में सहिष्णुता व रोचकता आ गई है। तो ये है मनु भंडारी की कहानी। अब आइए हम देखते हैं हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं के बारे में।
तो हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं अपनी आत्मकथा के बारे में, क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चन की आत्मकथा अपने जीवन और युग के प्रति एक प्रयास है। यह आत्मकथा वर्ष 1969 में प्रकाशित हुई। इस आत्मकथा की गणना कालजयी रचनाओं में की जाती है। बच्चन जी की आत्मकथा के 4 खंड हैं। पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा खंड है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा खंड है बसेरे से दूर और चौथा जो खंड है इनका 10 द्वार से सोपान तक। आगे देखते हैं कि हिंदी प्रकाशनों में इस कथा का अत्यंत ऊंचा स्थान है। उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा की भूमिका में कहा है, अगर मैं दुनिया से किसी पुरस्कार का तलबगार होता तो अपने आप को और अच्छी तरह सजाता बजाता और अधिक ध्यान से रंग चुनकर उसके सामने पेश करता। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मेरे सरल, स्वाभाविक और साधारण रूप में देख सकें, सहज, निष्प्रयास प्रस्तुत, क्योंकि मुझे अपना ही तो चित्रण करना है। आगे उन्होंने कहा है, यह आत्मकथा किसी एक व्यक्ति की निजी गाथा नहीं, अपितु युगीन तात्कालिक परिस्थितियों में जकड़े एक भावुक, कर्मठ व्यक्ति और जीवन के कोमल, कठोर, गोचर, अगोचर, लौकिक, अलौकिक पक्षी को जीवंत कहता महाकाव्य है। यह उनने जो है अपनी आत्मकथा के बारे में कहा है। आगे बच्चन जी कहते हैं, बच्चन जी ने अपनी इस यात्रा में कीड़स से लेकर कबीर तक के मध्य साहित्य को मापा तथा अपने जीवन के धार्मिक पक्षों को उजागर किया है। अस्वस्थता के कारण बच्चन जी की पहली पत्नी श्यामा चल बसी। उसके साथ जो है गुजरे जीवन के उन अंकों को बच्चन जी ने बड़ी भावुकता से ऐसे साकार किया कि वे सभी युगलों के लिए एक प्रतीक बन गए। आगे है कि यह एक सशक्त महागाथा है जो उनके जीवन और कविता की अंतराधार का वृतांत ही नहीं कहती, अपितु छायावादी युग के बाद के साहित्यिक परिदृश्य का विवेचन भी प्रस्तुत करती है। यह आत्मकथा हिंदी साहित्य के सफल का मील का पत्थर है। बच्चन जी ने इसके लिए भारतीय साहित्य के सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, साथ ही उन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अब आइए बच्चन जी के बाद हम देखते हैं रमणिका गुप्ता की आपाहुदरी 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 में हम देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा है। जो रमणिका गुप्ता की आपाहुदरी है, इसमें हमने कहा जो है आत्मकथा देखेंगे क्या कहा है। इसमें इन्होंने कहा है, आपाहुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है। यह रमणिका गुप्ता की अपनी एक निजी यात्रा है जिसमें लेखिका ने एक निर्भीक स्त्री के रूप में अपने जीवन की अंतरंगताओं को बेहतर स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास किया है। रमणिका गुप्ता ट्रेड यूनियन से जुड़े कार्यकर्ता रही हैं, लेकिन उनके जीवन की अपनी खोज सत्ता तक पहुंचकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराना भरना था, बल्कि वे खुद की आकांक्षाओं के बारे में इसी आत्मकथा के बारे में कहती हैं कि मैं जब सब परिधियां बांध सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, सीमाओं में रहना मुझे हमेशा कचोटता रहता है। सीमा तोड़ने का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। मैं वर्जनाएं तोड़ सकती हूँ, अपनी देह की मैं खुद मालिक हूँ, मैं संचालक हूँ और संचालित नहीं। संपूर्ण आत्मकथा में रमणिका एक जिद्दी लड़की की भूमिका के साथ साथ स्त्री की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की कामना की खोज में निकल पड़ती हैं। वे जहां कहीं भी जाती हैं उनके संबंध वहीं बनते जाते हैं, वे कहीं भी छली नहीं जाती। आगे है, अपने इन संबंधों के बारे में जब भी वे लिखती हैं, पुरुष प्रधान समाज के तिलिस्म को रेशा
रेशा कह डालती हैं। आगे है, वे अपने भावुक का बयान उन शब्दों में कहती हैं, मौन मौन के बारे में सभ्य असभ्य क्या है, समाज इसका फैसला तो कहता रहता है, पर अपने समझ के साथ अपने मानदंड नहीं बदले। व्यक्ति बदलता रहा, प्यार की परिभाषाएं, सुख की व्याख्या, यौन का दायरा सब तो देश काल के अनुरूप बदलता है। रिश्ते भी सापेक्ष होते हैं। दुर्भाग्यवश समाज ने अपने दृष्टिकोण नहीं बदला, खासकर भारतीय समाज ने। आगे है, आगे वे कहती हैं कि इस भारतीय समाज ने जिन पुरुषों में रमणिका गुप्ता का सामना हुआ, उनमें उनका पति के दोस्त, नेता के साथ चलने वाले छुट भैया ओहदेदार पुरुषों की भी लंबी फहरिस्त है। अपहुदरी में गुजरते हुए यह स्पष्ट तौर से महसूस होता है कि सेक्सुअलिटी की खोज उत्सव धर्मिता से तब्दील होती है। पूरी आत्मकथा में स्त्री दैन कहीं नहीं है। आगे है, अपहुदरी में रमणिका गुप्ता अंतरंगता के विमर्श में भिन्न भिन्न आयामों की पड़ताल कर स्त्री को स्वयं अपनी राह बनने को तैयार कहती हैं। रमणिका गुप्ता ने हिंदी की सेवा एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह की है। इस आत्मकथा में रमणिका जी ने जैसा अपना जीवन जिया वैसा ही लिखा है। लेखिका ने इस आत्मकथा के माध्यम से अपने साहस की कथा कही है। अपहुदरी आत्मकथा के रूप में एक नया मोड़ भी है। अब आइए हम देखते हैं इस पाठ में जो है प्रमुख आत्मकथा का लेखक और उनकी कृतियां, कि किस लेखक ने अपनी कौन सी कृति लिखी है। तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा वीडियो देखें और जो है आप लोग वीडियो को लाइक करें। आइए हम देखते हैं प्रमुख आत्मकथा का लेखक और उनकी जो है आत्मकथा है। तो सबसे पहले हमें बताया गया है बनारसी दास जैन के बारे में। इन्होंने लिखी है, जो इनकी जो हिंदी की पहली आत्मकथा है वो है अर्ध कथानक 1641 ईस्वी में लिखी गई है। दूसरा है भारतेंदु के बारे में। भारतेंदु की लिखी है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। उसके बाद है श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी 1941 में लिखी गई है। उसके बाद है हरि भाऊ उपाध्याय, इनकी है साधना के पथ पर 1946 में लिखी गई है। उसके बाद है वियोगी हरि, यह लिखी है मेरा जीवन प्रवाह 1948 ईस्वी में लिखी गई आत्मकथा है। इसके बाद आइए देखते हैं यशपाल की। तो यशपाल की है सिंहावलोकन, 3 खंडों में 1951, 52 और 55 में इनके खंड निकले हैं। उसके बाद है स्वामी सत्यदेव परिवैजक, इनकी है स्वतंत्रता की खोज में 1951 में है। उसके बाद है गंगा प्रसाद उपाध्याय, इनकी है जीवन चक्र 1954 में। उसके बाद है चतुर्सेन शास्त्री की है यादों की परछाइयां 1960 में। मेरी आत्म कहानी 1963 में। उसके बाद है देवराज उपाध्याय, इनकी जो है बचपन के वो दिन यौवन के द्वार पर। आगे देखते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र की है अपनी खबर 1960 में है। और संतराम बीए की है मेरे जीवन के अनुभव 1963 में। आगे देखेंगे भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की है जीवन के 4 अध्याय 1966 में लिखी गई है। और हरिवंश राय बच्चन की तो आपने देखी ली। आइए फिर से देखते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में। नीड का पत्थर फिर 1970 में। बसेरे से दूर 1978 में। और 10 द्वार से सोपान तक 1985 में जो है 4 खंडों में इनकी जो है आत्मकथा निकली है। आइए आगे हम देखते हैं वृंदावन लाल वर्मा की है अपनी कहानी 1970 में। और रामावतार अरुण, इनकी है अवनायन 1974 में। उसके बाद है राजेंद्र यादव, इनकी है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 में। और देहरी भई विदेश 2005 में। उसके बाद है अभिलेख और वह जो
यथार्थ था 2001 में, और भीष्म शाहिनी की है आज की अतीत 2003 में जो है लिखी गई आत्मकथा है। अगला है अशोक वाजपेयी, इनकी है पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, जो लिखी गई है 2003 में। स्वदेश दीपक की है मैंने मांडू नहीं देखा, 2003 में लिखी गई आत्मकथा है। इसके बाद है रविंद्रनाथ त्यागी, इनकी है बसंत से पतझड़ तक, 2005 में लिखी गई जो है आत्मकथा है। आइए आगे देखते हैं। आगे है विष्णु प्रभाकर की, तो इनकी है पंखहीन, मुक्त गगन में और पंछी उड़ गए, 2004 में लिखी गई जो है इनकी आत्मकथा है। आगे है मिथिलेश्वर, तो मिथिलेश्वर की है पानी बिच मीन प्यासी, पानी बिच मीन प्यासी, इनकी जो है आत्मकथा हो जाएगी। आइए आगे हम देखते हैं। आगे है श्री विष्णु चंद्र शर्मा की मुक्ति बोध की आत्मकथा, जो है 1984 ईस्वी में लिखी गई है। उसके बाद है सूर्य प्रसाद दीक्षित, इनकी है निराला की आत्मकथा 1970, और उसके बाद है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है दिनरेन, 2014 में लिखी गई आत्मकथा है। उसके बाद गोपी चंद नारंग, इनकी है सफर आसना, 2014 में लिखी गई आत्मकथा है। उसके बाद जेपीजे अब्दुल कलाम की अग्नि की उड़ान टर्निंग पॉइंट्स, 2015 में लिखी गई जो आत्मकथा है। उसके बाद है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनकी है मेरी अपनी कथा, 1958 में जो है लिखी गई आत्मकथा है। आइए आगे हम देखते हैं। आगे हमारी है सेठ गोविंद दास की आत्मनिरीक्षण, 3 भागों में है, 1958 में लिखी गई आत्मकथा है। इसके बाद पांडे बेचन शर्मा उग की है अपनी खबर, 1960 में, और चतुर्सेन शास्त्री की है मेरी आत्म कहानी, 1963 में लिखी गई आत्मकथा है। उसके बाद है उपेंद्र नाथ अश्क की है जो है आत्मकथा है ज्यादा अपनी कम पढ़ाई, जो है 1960 में लिखी गई आत्मकथा है। उसके बाद है चेहरे अनेक, 1977 में, और उसके बाद है नागार्जुन, ये है बिस्किट, 1999 में जो है लिखी गई आत्मकथा है। अब आइए हम देखेंगे और कुछ आत्मकथा का लेखक और उनकी कृतियां कौन कौन सी है। तो है बलराज साहनी, इनकी है मेरी फिल्मी आत्मकथा, 1947 में। और आगे इनकी आगे है कि डॉक्टर राम विलास शर्मा की है घर की बात, 1983। अपनी धरती, ये भी इनकी 3 खंडों में है। अपनी धरती अपने लोग, यह 3 खंडों में इनकी आत्मकथा है। और उसके बाद है शिव पूजन सहा, इनका है मेरा जीवन, 1985 में। उसके बाद है हंसराज रहबर मेरे 7 जन्म, 3 खंडों में है। उसके बाद है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है तपती पगडंडियों पर यात्रा, 1989 ईस्वी में जो है आत्मकथा है। उसके बाद है फणीश्वर नाथ रेणु की है आत्म परिचय, 1988 में जो है आत्मकथा कही गई है। इसके बाद हम देखते हैं अमृतलाल नागर की है टुकड़े टुकड़े दास्तान, 1986 की आत्मकथा है। उसके बाद है डॉक्टर नगेंद्र, इसकी है जो है आयध कथा, 1988 की। उसके बाद है राम दरस मिश्र, इनकी है सहचर है समय, 1991 में। फुर्सत के दिन, 2000 में। उसके बाद कमलेश्वर ने जो लिखी है वो है गर्दिश के दिन, 1980। आत्मकथा कौन कौन से 4 खंडों में, 4 खंडों में है इनकी। आगे है मूलचंद अग्रवाल पत्रकार की आत्मकथा। उसके बाद है गोपाल प्रसाद व्यास, इनकी है कहो व्यास कैसी कटी, 1994 में। इसके बाद रविंद्र कालिया, इनकी है गालिब छुट्टी शराब, 2000 में लिखी गई है। उसके बाद भगवती चरण वर्मा कहीं ना जाए का कहिए, 2001 में लिखी गई आत्मकथा है। उसके बाद है दयानंद सरस्वती की है जीवन चरित्र, 1860 ईस्वी की। उसके बाद सत्यानंद अग्निहोत्री, इनमें इसकी है मुझ में देव जीवन का विकास, 1910 ईस्वी में लिखी गई आत्मकथा है। आगे है भवानी दयाल सन्यासी, इनकी है प्रवासी की कहानी, 1939 ईस्वी में लिखी गई है। उसके बाद है गुलाब राय, इनकी मेरी असफलताएं, 1941 में। और राहुल संकीर्तन की है मेरी जीवन यात्रा, 1946 में लिखी गई है। आगे जो है
की है राजेंद्र प्रसाद, इनकी है आत्मकथा के नाम से ही है। 1947 में JIMP हो जाएगी कि राहुल राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा जो है आत्मकथा के नाम से 1947 में लिखी गई थी। आगे है महिला रचनाकारों की आत्मकथाएं, तो इसमें है अनीता राकेश की है 17 और 17। आगे है चंद्रकांता की है हाशिए की इबारतें। उसके बाद जो है आत्मकथाएं मैत्रेय पुष्पा की है कस्तूरी कुंडल बसे 2002 की, और गुड़िया भीतर गुड़िया 2012 की। उसके बाद है रमणिका गुप्ता की है हासदे और अपहु दरी 2014 की। उसके बाद जो है चंद्रकिरण सोनरिक्शा, इनकी है पिंजरे में मैना 2010 की जो है आत्मकथा है। उसके बाद है जोहरा सहगल, इनकी है करीब से 2013 की आत्मकथा। आगे है राजी सेठ जहां से उजास 2013 की है। निर्मला जैन, इनकी है जमाने में हम 2015 की, और जानकी देवी बजाज की है मेरी जीवन यात्रा 1956 की है। आगे देखेंगे प्रतिभा अग्रवाल, इनकी जो है दस्तक जिंदगी की 1990, और आगे जो है वो है मोड़ जिंदगी का 1996 में। आगे है कुसुम अंसल, इनकी है जो कहा नहीं गया 1996। उसके बाद है शिवानी सुनाहू तात यह अकथक कहानी 1998 की। उसके बाद है पद्मा सचदेव की है बूंद बावड़ी 1999 में, और शीला झुंझुनवाला की जो है वो है कुछ कहीं कुछ अनकहीं सन 2000 की आत्मकथा है। आइए आगे हम देखते हैं। आगे हमारी कृष्णा अग्निहोत्री की है लगता नहीं है दिल मेरा 1997 में, और औरत 2010 की है। उसके बाद है प्रभा खेतान, इनकी है अन्या से अनन्या 2010 की। उसके बाद है ममता कालिया, इनके कितने शहरों में कितनी बार 2011 की। और आगे है मन्नू भंडारी की जो है यह एक कहानी यह भी और कली यह भी 2007 में लिखी गई है। अब आइए हम देखते हैं कुछ दलित लेखकों की आत्मकथाएं, इन्होंने कौन कौन सी आत्मकथाएं लिखी हैं, तो इसके बारे में भी एक चर्चा कर लेते हैं। आप जो देख रहे हैं ये हमारा बैग 2 हिंदी साहित्य में हम आज आत्मकथा का चैप्टर निपटा रहे हैं। इस आत्मकथा के चैप्टर में जो है आज है आपका पूरा आत्मकथा चैप्टर जो है आज एक ही वीडियो के माध्यम से आपका फिनिश होगा। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा वीडियो देखते रहें, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए आत्मकथा का चैप्टर कंप्लीट किया गया है। आइए देखते हैं आगे। अब दलित लेखकों की जो है आत्मकथाएं देख ली हैं, तो जिसमें हमारी पहले हैं DR जाटव, इनकी है मेरा सफर मेरी मंजिल। उसके बाद है माता प्रसाद, इनकी है झोपड़ी से राजभवन 2002 की। और इसके बाद आगे हैं इनकी के नवेंद्र महर्षि, इनकी है इंसान से ईश्वर तक, मेरे मन की बाइबल, रुकी हुई रोशनी 2011, मेरा बचपन मेरा संघर्ष 2012। आगे है भालचंद मुर्गेकर, इनकी है मेरी हकीकत 2010। उसके बाद और आगे है बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, इनकी भी है पिता से मिले सपने 2009 में। और सुशीला काटभोरे, इनकी है शिकंजे का दैत 2012। आगे है तुलसीराम की मधैया 2012 में, और मणिकर्णिका 2013 में। उसके बाद आगे जो है आत्मकथा है ये है बालवीर माधोपुरी, इनकी है छंग्या रुख जो है 2012 की। आगे देखेंगे, आगे है कौशल्या बेसंत्री, इनकी है दोहरा अभिशाप। और दया पवार, इनकी है अछूता 2011। आगे है भगवान दास, इनकी है मैं भंगी हूँ 1981। उसके बाद जो है मोहनदास
नेमिष राय, इनकी है अपने अपने पिंजरे भाग पहला, उसके बाद है अपने अपने पिंजरे भाग दूसरा सन 2000 में, और 1955 में 2 भाग इनके जो है निकले हैं। आगे है ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनकी है जूठन 1997 में, और उसके बाद आगे है सूरजपाल चौहान, इनकी है तिरस्कृत और संतप्त। आगे है रूपनारायण सोनकर, इनकी है नागफनी 2005 में जो है लिखी गई आत्मकथा है। आगे और आत्मकथाएं देखते हैं। आगे है शिवराज सिंह बेचैन, इनकी है मेरा बचपन मेरे कंधे पर 2009 में, और डॉक्टर धर्मवीर, इनकी है मेरी पत्नी और भेड़िया 2009। आगे और आत्मकथाएं हैं वो है शरण कुमार लिम्बाले, इनकी है अक्कर मासी। आगे है रमाशंकर, इनकी है घुटन, और सबसे लास्ट जो है लक्ष्मण गायकवाड़ की है उचक्का, जो है 2011 में लिखी हुई आत्मकथा। तो आज के इस वीडियो में हमने अभी आपके लिए जो है आत्मकथा की जो है थ्योरिकल क्लास और सभी की आत्मकथाएं इस वीडियो में कवर कर ली हैं। अब आइए इनके संबंध के हम कुछ महत्वपूर्ण जो है आपके लिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की जो वीडियो आप देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस एक ही वीडियो में हमने पूरी आत्मकथा का जो चैप्टर इसमें खत्म किया है। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके। आइए इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करते हैं। और हमारी यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लें, क्योंकि हम आपके लिए उपन्यास, कहानी, आत्मकथा सभी जो है डिटेल में बिल्कुल पूरा खत्म करके अभी आए हैं। अब ये हमारी अगली वीडियो जो आत्मकथा की है, इसमें भी जो है हमने सभी की आत्मकथाएं एक ही वीडियो में पूरी कवर कर ली हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। आइए देखते हैं आगे। तो अब हमारी जो है पहला है आपका कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा क्या है। तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा आप जानते हैं, आपका आंसर है अवध कथानक। ये जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका कौन है। तो ऑप्शन है स्मृति देवी, दूसरा है जानकी देवी बजाज, तीसरा है मृदुला गर्ग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका जो है आंसर बताना है कि आपका जो है दूसरे का आंसर क्या होगा कि हिंदी की प्रथम महिला जो आत्मकथा कार कौन है। तो अभी हम जो है इसका आंसर आपको बता चुके थे कि जानकी देवी बजाज जो है हिंदी की प्रथम जो है आत्मकथाकार है। तो इसका आंसर जो है बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है तो क्या अतीत के चलचित्र, सत्य की खोज, मेरा जीवन प्रवाह या मेरी जीवन यात्रा। तो आपको बताना है इसका जो है राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सत्य की खोज। सत्य की खोज राजेंद्र प्रसाद की जो है आत्मकथा यहाँ पे हो जाएगी। आइए अगला हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बाबू गुलाब राय ने अपने जीवन का तटस्थ भाव से चित्रण किया है। तो यह है मेरा जीवन प्रवाह है, या मेरे जीवन की कहानी, या मेरी असफलताएं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो आपका इसका जो आंसर है वो है आपका आंसर मेरी असफलताएं। तो बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है वो है मेरी असफलताएं नाम से। आइए अगला देखते हैं हम। राहुल संकीर्तन ने अपने आत्मकथा में चर्चा की है किसकी, अपने विद्रोही स्वभाव की, अपने यायावरी वेद की, या अपने विद्या व्यस्तन की, या इनमें ए सभी। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा डी ए सभी। तो पांचवा का आंसर आपका ए सभी डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए हम छठवां देखते हैं। तो छठवां हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा में राजनीतिक विचारों को प्रमुखता दी है। तो प्रमुखता किसने दी है, राहुल संकीर्तन ने, यशपाल ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या रामदरस मिश्र ने। तो आपका इसका ऑप्शन आपको बताना है आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बताना है कि अपनी आत्मकथा राजनीतिक विचारों की प्रमुखता जो है किसने दी है इनमें से। तो राजनीतिक विचारों की बात यहाँ पे हो रही है, तो आपको बताना है राजनीतिक विचारों की किसने दी है। तो आपकी जो यशपाल है, यशपाल ने राजनीतिक विचारों की जो है प्रमुखता यहाँ पे दी है। तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर, यशपाल यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं सातवां, कमलेश्वर की प्रकाशित हुई आत्मकथा कितने खंडों में है। तो आपको बताना है कमलेश्वर की आत्मकथा कितने खंडों में है, 1, 2, 3 या 4। तो आपको बताना है सही आंसर कि कमलेश्वर की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी।
तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है वो है 4। तो अमृत जो कमलेश्वर की आत्मकथा थी 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। आइए अगला हम देखते हैं 8वां कि अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है? तो ऑप्शन है आपके विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, हरिवंश राय बच्चन और वियोगी हरि। तो आपको देखना है कि इसका जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा कि अपनी आत्मकथा स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा? तो किसने कहा था? तो आपका इसका आंसर राइट होगा कि हरिवंश राय बच्चन ने जो है अपनी यात्रा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा था। तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हरिवंश राय बच्चन की कितने भागों में जो है, तो आपको पता है इनकी जो है कितने भागों में है? तो इनका जो आंसर है आपका हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को कितने भागों में कहा था? तो इसका आंसर आपका 4 भाग जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाकार हैं कौन है? राहुल संकीर्तन, मोहनदास नेमिष या ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आपको बताना है इसका जो है राइट आंसर में से कौन हो जाएगा कि निम्न में से दलित आत्मकथाकार इनमें से कौन से होंगे? तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। आइए अगला हम देखते हैं 11वां हमारा क्वेश्चन है कि तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो आपको बताना है कि इनकी जो है आत्मकथा कितने खंडों में हुई थी? तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे वो है 2, 4, 6 या 7। इसका आंसर जो है 7 खंडों में प्रकाशित हुई थी। डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इसमें मेरा दैद है, मेरे समाज का दैद है, मेरा पूरा जीवन ही मुदैया है। मुदैया यानी गांव का वह कोना जहां मुर्दे फूके जाते हैं। मुदैया यानी गांव का वह हिस्सा जहां मरे हुए जानवरों के चमड़े उतारे जाते हैं। उपयुक्त पंक्ति किस आत्मकथा की है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? आपका आंसर यहाँ पे जो होगा राइट वो है मुर्दहिया की। ये जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हमारा है कि मुर्दहिया आत्मकथा में किस घटना द्वारा लेखक ने मानवीय मूल्यों पर पैसा हावी होने की बात कही है? तो जब उनके लेखक से उनके जो है मित्र ने चाकू की नोक पर कितने 81 रुपए उनके जो है छीन लिए थे, तो इस पर उन्होंने कहा है, इसलिए इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आपका बी यहाँ पे आंसर आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। 14वां यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित आत्मपरक शैली में लिखी हुई आत्मकथा है। तो मनु भंडारी की कौन सी होगी? तो आपके ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे क्या भूलूं या क्या याद करूं, एक कहानी यह भी, मुदैया या अपहुंदरी। तो इसका आपका आंसर जो है वो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, यह कहानी यह भी। आइए अगला हम देखते हैं 15वां कि एक कहानी यह भी आत्मकथा से संबंधित असत्य कथन। आपको यहाँ पे असत्य कथन जो है बताना है। पहला आपका है यह एक सिलसिलेवार आत्मकथा है। दूसरा है इसमें लेखिका ने अपने जीवन से जुड़े हुए व्यक्तियों व घटनाओं का उल्लेख किया है। तीसरा जो है कहा गया है कि इसमें लेखिका ने कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष रूप से उभर कर आया है। अगला है यह आत्मकथा एक साधारण लड़की की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों का वर्णन है। तो आपको बताना है इसका जो है राइट आंसर इनमें से क्या होगा? तो इसका जो है आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि यह एक सिलसिलेवार आत्मकथा है। यह कथन जो है इसका असत्य है, बाकी जो है सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। आइए अगला हम देखते हैं 16वां कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मनु भंडारी की नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नहीं है। मैं हार गई, त्रिशंकु, एक कहानी यह भी या माटी की मूर्तें। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है आपका माटी की मूर्तें मनु भंडारी द्वारा लिखी नहीं है। बाकी तीनों जो है मनु भंडारी द्वारा लिखित है। आइए अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17 है क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा से संबंध में निम्नलिखित कथन में असत्य कथन आपको छांटना है। इनमें से जो है आपका असत्य कथन कौन सा है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे यह आत्मकथा बच्चन जी का अपने जीवन और युग के प्रति एक सफल प्रयास है। दूसरा है
बच्चन जी, यह आत्मकथा 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तीसरा है, इस आत्मकथा की गणना कालजयी रचनाओं में की गई है। और लास्ट है, बच्चन जी ने इस आत्मकथा के लिए जो सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका जो है आपको इसमें क्या बताना है, इसमें आपको जो है गलत कथन यहाँ पे बताना है। तो इसका जो है, यह जो रचना बच्चन जी ने 1979 ईस्वी में प्रकाशित की थी। बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि बी कथन क्या है, गलत है। बाकी तीनों कथन सत्य है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां है, अगर मैं दुनिया के किसी पुरस्कार का तलबगार होता तो अपने आप को और अच्छी तरह सजा सजाता बजाता और अधिक ध्यान से रंग चुनकर अपने सामने पेश करता। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मेरा सरल, स्वाभाविक और साधारण रूप में देख सकें, सहज निष्प्रयास प्रस्तुत, क्योंकि मुझे अपना ही तो चिंतन करना है। ये जो पंक्ति है बच्चन जी ने किस रचना के लिए कही गई हैं, तो आपको बताना है इनमें से क्या है। मधुशाला के लिए, मधुकलश के लिए, निशा निमंत्रण के लिए, या क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए ये बातें कही गई थी। आइए अगला हम देखते हैं 19वां कि मैं जब परिधियां बांध सकती थी, सीमाएं मोड़ सकती थी, सीमाओं में रहना मुझे हमेशा कचोटता रहा है, सीमाएं तोड़ने का आभास भी नहीं भी ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। मैं वैजनाएं तोड़ सकती हूँ, अपनी देह की मैं खुद मालिक हूँ, मैं संचालक हूँ, संचालित नहीं। ये पंक्तियां किस आत्मकथा के लिए कही गई हैं, तो आपके ऑप्शन है, क्या भूलूं या याद करूं, अपहुदरी, एक कहानी यह भी, या मुर्दहिया। तो आपको बताना है इसका जो है आपका राइट आंसर कौन सा इनमें से हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो है आपका अपहुदरी। अपहुदरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इसके जो है वीडियो के हमने सभी वस्तुनिष्ठ और जो है पूरी आत्मकथाएं बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार देख लें, उसमें भी बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपके लिए रखा है। तो आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि हिंदी के लिए हम जो है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।